नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज हम आपसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा नाभिक है। नाभिक के अंदर में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाहर क्या होते हैं, इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूरा थ्योरी इस प्रकार से बनाते चल रहे हैं और नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ये परीक्षा के दौरान रिवीजन करने में काम आएगा। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10⁻³ किलोग्राम होता है। -31 किलोग्राम होता है। और इन पर जो आवेश होता है, इन पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो -1.66 है गुणे 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से हिंदी में बताया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोटॉन है, आप यहाँ पर प्रोटॉन देख रहे हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणे 10⁻−27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। और इन पर जो ये तो द्रव्यमान हो गया, इन पर आवेश कितना होता है, तो इन पर जो आवेश होता है वो +1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम का इन पर आवेश होता है। तो क्या होता है, इतना कूलाम का आवेश होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। अगर हम न्यूट्रॉन पर बात करते हैं तो इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अगर इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है और इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनका द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻−27 किलोग्राम, 10⁻−27 किलोग्राम का इन पर द्रव्यमान पाया जाता है। यहाँ पर जो सबसे विशेष पॉइंट बन करके आता है वो क्या आता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात लिख लीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लिखते चलिए पूरा आपको लोगों का नोट्स बनवा दें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे 1840। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। अर्थात जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 से भाग देने पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको मालूम चल रहा है। अगला तो आगे, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे हल्का होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये पढ़े होंगे कि Q बराबर N,
Q बराबर N आप लोगों को तो मालूम होगा, इसको आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। Q बराबर N होता है। यहाँ पर N क्या होता है? N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर जो हमारा E है, E क्या है? तो E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, होता है। जैसा कि आपको ये चीज़ मालूम होगा कि अगर हमको जो है 1 कूलाम का आवेश प्राप्त करना है, तो अगर Q का मान अगर हम 1 रखते हैं, अगर हमको 1 कूलाम का आवेश प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि लिखा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻27 यहाँ पर हमारा आवेश होता है। तो यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालते हैं, तो N की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आती है? 1/1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 27 नहीं होगा, यहाँ पर 19 होगा, ये गलती हो गई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 19। तो अगर हम इसको भाग करते हैं, तो भाग करने पर हमारा मान कितना आ गया? 6.25 गुणे 10⁻18 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारा जो डिफिनीशन निकल करके आ रहा है क्या? 1 कूलाम का अगर अब हम डिफिनीशन देखते हैं तो क्या होता है, इसको देखिए। यहाँ पर हो जाएगा 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुणे 10⁻18। यहाँ पर ये 18 लिखा गया है, कहाँ? यहाँ पर ये 18 लिखा गया है, देखिएगा। तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब हम अगला जो पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट हम लेते हैं धारा। अगला पॉइंट हम क्या लेते हैं? धारा। अब हम धारा के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो अगला हमारा जो हेडिंग का नाम है क्या है? धारा। धारा को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट की स्पेलिंग क्या होती है? CURRENT। हम टोटल यहाँ पर आपको हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में आपको कहीं कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश हुआ के बहने की दर को धारा कहते हैं। आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये चीज़ आपको मालूम होगा। धारा कभी भी, लिखते चलिए पूरा, धारा कभी भी खुले परिपथ में नहीं बहती है। धारा कभी भी खुले परिपथ में नहीं बहती है। धारा को बहने के लिए, परिपथ का बंद होना आवश्यक है। बंद होना आवश्यक है, अर्थात ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। I बराबर क्या होता है? dQ/dt। और यहाँ पर जो Q है, Q हमारा क्या है? Q आवेश है, और T क्या है? T हमारा
समय हो गया। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आवेश, यहाँ पर Q हमारा क्या है, आवेश है। अगर यहाँ पर ये हमारा आवेश है तो हम क्या देखते हैं कि आवेश का जो यूनिट होता है क्या होता है, आवेश का यूनिट कूलाम होता है और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम एक यूनिट देख रहे हैं, कूलाम बटे सेकेंड यहाँ पर हमारा यूनिट हो जा रहा है। और कूलाम बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हम यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q/T, इसको अभी आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं, Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, I × T, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा मात्रक निकल करके आ रहा है वो कूलाम आ रहा है, या फिर इसे हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड भी यहाँ पर हमारा मात्रक हो जाता है। आइए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तो अगर जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, विभव। अगला टॉपिक क्या लेते हैं, विभव। अब हम विभव के बारे में बात करेंगे आपसे। विभव किसे कहते हैं, तो किसी भी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अर्थात विभव किसे कहते हैं, किसी धनात्मक इकाई को अनंत से, मान लीजिए ये अनंत से है, यहाँ पर मान लीजिए ये अनंत से किसी भी बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, जो भी आपको वर्क करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अर्थात विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलाम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलाम। यहाँ पर हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। इसका जो दूसरा मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट। दूसरा मात्रक हमारा हो जाएगा वोल्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है EMF। अगला टॉपिक हमारा है EMF। तो EMF के बारे में हम आपसे बातें करते हैं। तो EMF को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें भी प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से, इसका जो डिफिनीशन है, प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर भेजने में जो हमको जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। यही आपको लिखना है। तो प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भेजने में दी गई ऊर्जा EMF कहलाती है। EMF कहलाती है। इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर किसे कहते हैं, किसी भी दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये हमने क्या बताया कि कोई दो बिंदु है, उनके बीच के विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिए, किन्हीं भी
दो बिंदुओं पर विभव में जो अंतर आता है उसे विभवांतर कहते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम हो गया होगा। आगे लिख लीजिए इसे में, यदि किसी तार में विभवांतर हो, यदि किसी तार में विभवांतर हो तो धारा बहेगी, नहीं तो धारा नहीं बहेगी। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा कि जो है, जैसे यहाँ पर आपको ये समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी प्रकार का प्रतिरोध लगा हुआ है। 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई प्रकार का, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकार का चालक है, कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में यहाँ पर मान लीजिए विभवांतर जो है कितना है, VA है, इधर कितना है, VB है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर धारा का मान देख रहे हैं तो धारा का मान कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। लेकिन अगर यहीं पर हमारा देखिए, यहाँ पर यहीं से आपका न्यूमेरिकल बन करके भी आता है। मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा कोई भी कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने क्या किया, यहाँ पर हम इसको 10 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ से हम क्या जो प्राप्त हो रहा है, हमको 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से जो धारा का मान निकलेगा, यहाँ से धारा का मान क्या निकलेगा, तो आपको पता होगा कि धारा I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर V/R होता है। तो यहाँ से भी, यहाँ पर जो विभवांतर V लिखा गया, V कितना है, V यहाँ पर हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि जो धारा दी जाती है, जो धारा हमें प्राप्त होती है, उनके बीच का जो अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल करके आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है, 10 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिरोध लिखा गया है, प्रतिरोध हमारा यहाँ पर 5 ओम है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो 5 बटे 5 हो गया, अर्थात हमारा कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ पर हमारा निकल करके चला आया। हम आगे देखते हैं, अगला समझाते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए ये भी हमारा एक रेजिस्टेंट है, एक प्रतिरोध है कंडक्टर में, और यहाँ पर हम अगर प्लस 10 वोल्ट का इसको वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पर जो हमको प्राप्त हो रहा है -5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, और इनका जो प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो धारा का मान निकलेगा, धारा का मान क्या निकलेगा, I बराबर -5 और -10 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, -15 बटे हमारा 5 हो जाएगा। अर्थात सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, -3 एम्पियर। यहाँ से हमारा ये निकल करके आ गया। परंतु यहीं पर मान लीजिए एक कंडक्टर इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, -5 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पर भी हमको -5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर धारा का मान, हम यहाँ पर अगर धारा का मान देखते हैं तो धारा का मान हमारा कितना हो जाएगा, -5 प्लस -5 और बटे नीचे कितना हो जाएगा, 5। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इनके बीच का अंतर होता है विभवांतर ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 बटे 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 0 बटे 5 हो गया। तो 0 बटे 5 मतलब कितना हो गया, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर की धारा। तो इसका मतलब क्या,
क्या हुआ, अभी हमने आपको पीछे बताया है कि यदि 5 वोल्ट का विभवांतर हम दे रहे हैं और आगे भी हमको 5 वोल्ट का विभवांतर मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, आवेश। अब आपको क्या बताने वाले हैं आवेश के बारे में। आवेश, आवेश किसे कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं पदार्थों के बीच जो भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा होता है, या तो यह दृश्य बल होता या दृश्य बल ही आवेश कहलाता है। जो ये दृश्य बल होता है वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बताते हैं। तो हमारा हेडिंग का नाम क्या है, आवेश। आवेश के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए इसमें लिख लीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं पदार्थों के बीच जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो यह अदृश्य बल ही क्या कहलाता है, तो आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आगे लिख लीजिए, जब प्लस और प्लस आवेश पास आते हैं तो देखिए, जब प्लस और प्लस आवेश पास में आते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, पुनः जब प्लस और माइनस आवेश पास आते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि जब प्लस और प्लस आवेश पास में आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, और पुनः जब प्लस और माइनस आवेश पास में लाए जाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण की प्रतिक्रिया होती है, अर्थात आकर्षण की क्रिया होती है। आइए हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। अगला क्या है, कूलाम का नियम। तो हम आपको बताते हैं कूलाम के नियम। तो हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, अब हम कूलाम के नियम के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए कूलाम के नियम का डिफिनीशन क्या है, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लोग ये पढ़े होंगे F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अर्थात ये F समानुपाती आप पढ़े होंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। तो यहाँ से इनका जो परिभाषा बनता है, क्या बनता है कूलाम का नियम का परिभाषा, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए यहाँ से कह रहा है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से आप क्या पढ़ करके आए हैं? यहाँ से आप लोग ये पढ़े हैं कि यफ समानुपाती किसके होता है? Q1 Q2 और बटे जो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इसका यूनिट होता है। तो यहाँ से अगर हम इस जो यहाँ पर हमारा ये मान लिखा गया है, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये समानुपाती वाला ये सिंबल बना है, इस सिंबल को अगर हटाते हैं, इसको हम बराबर में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम बराबर लेते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा क्या लग जाता है? एक स्थिरांक लगता है, और k इंटू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और इसी को हम यहाँ पर जो k का मान होता है, k का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बी, अगर बीच की दूरी आप डी मान लेते हो तो डी हो जाएगा, आर स्क्वायर मान लेते हो, आर मानते हो तो आर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम नए पेज पर चलते हैं। हमारा फिर आगे क्या कह रहा है कि जैसे हमने अभी आपको क्या बताया कि यफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो यफ से एप्सिलॉन लिखा गया है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर हमारा क्या होता है? एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r होता है। ये चीज़ आपको भी यहाँ पर याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर अगर जो हमारा एप्सिलॉन 0 लिखा गया है, एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं? तो परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। और ये अगर देखा जाता है तो यहाँ हवा के लिए परमिटिविटी का मान कितना होता है? तो परमिटिविटी का मान 8 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8.854 गुणे 10⁻⁻12। इसका जो मात्रक होता है, परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? तो फैरड प्रति मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर एप्सिलॉन 0, अभी हमने आपको बताया कि एप्सिलॉन r, यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? इसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले ये बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? तो एप्सिलॉन r को हम सापेक्ष वैद्युत स्थिरांक कहते हैं, सापेक्ष वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हवा में देखा जाए और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और हवा में अगर हम ER की वैल्यू कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। हवा में ER की वैल्यू कितना लेते हैं? तो 1 लेते हैं। तो यहाँ पर जितना आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। और यहाँ से अगर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू, देखिए इसका अगर मात्रक यहाँ से हम निकालते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक हमारा हेनरी क्या होता है? पर मीटर, हेनरी पर मीटर। यहाँ से हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हेनरी प्रति मीटर नहीं होगा, फैरड हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर देखिए गलत हो गया, फैरड हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है, और इसका मात्रक क्या होता है, फैरड प्रति मीटर होता है, तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, फैरड प्रति मीटर हो जाएगा। फैरड प्रति मीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो विशेष पॉइंट याद रखने योग्य है क्या है, देखिए कि यदि दोनों आवेशों को हवा में रख दें, यदि दोनों आवेशों को हवा में रख दें, यदि दोनों आवेशों को हवा में रख दें तो बल का मान कितना होगा, तो जो बल हमारा F का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन हमारा यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। हम इस पर एक ठीक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके एक न्यूमेरिकल भी हल करते हैं क्योंकि अभ्यास होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए हम जो न्यूमेरिकल लेते हैं वो न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है कि 1 कूलाम तथा 2 कूलाम ये तथा है, 2 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 4 मीटर दूर पर रखे गए हैं, 4 मीटर दूर पर रखे गए हैं। अगर 4 मीटर दूर पर रखे गए हैं तथा 2 आवेश हवा में हैं, तो दोनों के बीच बल बताओ, तो दोनों के बीच बल होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1 कूलाम तथा 2 कूलाम के 2 आवेश हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान बताना है। तो जैसा कि हम आपको एक सूत्र बताएं, 4.44 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने आपको ये सूत्र बताया। सीधा इसी मान पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 9। ये चीज़ हमने आपको नहीं बताया, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा। और गुणे Q1 Q2 का मान कितना लिखा गया, तो Q1 का मान हमारा 1 लिखा गया, Q2 का मान 2 लिखा गया है, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, R का मान देखिए यहाँ पर R स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पर R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर R स्क्वायर का मान कितना लिखा गया, तो R स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4 चौका 16 यहाँ पर लिख देंगे। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ पर 8 हमारा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू बन करके आ रही है, कितनी आ रही है, 9/8। 9/8 हमारी गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे, तो भाग करने पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर यही हमारा न्यूटन आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल आपको जितना भी बताया है ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।